नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। डेट है आज 23 मई 2023 और विश्व भर में आज वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे, और जिसका मुख्य उद्देश्य है सेलिब्रेट टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट दीज क्रिएचर्स एंड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन। इन कछुओं का संरक्षण करना और इनके बारे में अवेयरनेस, इनके प्रोटेक्शन के संबंध में अवेयरनेस इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 23 मई को वर्ल्ड कछुआ डे के रूप में मनाया जाता है। कहानी में खरगोश से जीता और असल ज़िंदगी की रेस में हार रहा है कछुआ। विश्व कछुआ दिवस आज 17 प्रजातियां भारत में अब तक हो चुकी हैं विलुप्त। तो कछुआ की जो 17 प्रजातियां हैं ये विलुप्त हो चुकी हैं। कछुए और खरगोश की कहानी में भले ही कछुआ रेस जीता, लेकिन ज़िंदगी की रेस में वो लगातार हार रहा है। कछुए की कई नई प्रजातियां जलवायु परिवर्तन, तस्करी, समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक कचरे जैसे कारणों की वजह से खतरे में है। भारत में करीब 17 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की बात करें तो पिछले 3 वर्षों के दौरान 12 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनके पास से बड़ी संख्या में कछुए बरामद हुए हैं। कछुओं की कई प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की संरक्षित जीव सूची में दर्ज है। अधिनियम के तहत कछुओं की तस्करी करते पकड़े जाने पर 3 साल की सज़ा है। वैज्ञानिक वर्गीकरण, जगत इनका जो संघ है ये रज्जुकी है, वर्ग सरीसृप है, गण टेस्टुड नीज है। 150 वर्ष से अधिक उम्र होती है कछुए की और इन वजहों से बढ़ रही है तस्करी। इनका मांस ज़्यादा कीमत में बिकता है। उधम सिंह नगर जिले में भी अवैध रूप से 400 से 800 रुपये किलो इसका मांस बिक रहा है। तो ये था कछुआ वर्ल्ड कछुआ डे आज, और विश्व कछुआ दिवस में इस संबंध में ये जानकारी थी। नेक्स्ट बिग अपडेट है, उत्तराखंड पुलिस भर्ती का अभी परिणाम जारी किया गया था। इस पे सवाल उठाए गए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर सवाल उठाए सवाल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से बीते रविवार को जारी किया गया पुलिस भर्ती परीक्षा के चयन परिणाम पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग पहुंचकर सचिव को ज्ञापन दिया, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत को दिए गए ज्ञापन में विश्व कुमार, अरविंद कुमार, राहुल, वीरेंद्र अभ्यर्थियों ने बताया कि पुलिस आरक्षी पीएससी, आईआरबी फायरमैन परीक्षा 2000 के फायरमैन के कुल 445 पद निर्धारित किए गए थे, जिसमें पुरुषों के लिए 312 और महिलाओं के लिए 133 पद विज्ञापन के अनुसार आरक्षित किए गए थे। लेकिन बीते 21 मई को जब परिणाम जारी किया गया तो उसमें महिलाओं को अधिक 321 पदों पर चयनित किया गया, जबकि पुरुषों को कम 124 पदों पर चयनित किया गया, जो विज्ञापन के अनुसार उचित नहीं है। अभ्यर्थियों ने सचिव को ज्ञापन देते इसका जल्द समाधान करने की मांग की है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना, चयन परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर उनका चयन किया गया है। तो ये था पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर उठाई सवाल। नेक्स्ट अपडेट है, 3 बार कैलेंडर जारी, नवंबर के बाद से नहीं निकली समूह ग की नई भर्ती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भले ही भर्तियों का कैलेंडर 3 बार जारी हो चुका है, लेकिन नवंबर के बाद से समूह ग की कोई भी नई भर्ती नहीं निकल रही। इसके पीछे शासन में लंबित भर्तियों के प्रस्तावों को प्रमुख वजह माना जा रहा है। राज्य सरकार ने जब लोक सेवा आयोग को समूह ग की भर्तियों की जिम्मेदारी दी थी तो लोक सेवा आयोग ने भर्तियों का कैलेंडर जारी किया, और कैलेंडर के हिसाब से पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, परीक्षक, बंदी रक्षक, कनिष्ठ सहायक भर्तियों के विज्ञापन भी जारी कर दिए, और आखिर भर्ती कनिष्ठ सहायक ही पिछले साल नवंबर में निकली थी। इसके बाद आयोग की भर्तियों की गाड़ी पर ब्रेक लग गए और तमाम अध्याचन ऐसे आए थे जिनमें खामियां होने की वजह से आयोग ने शासन को वापस लौटा। इस पर कई बार मुख्य सचिव जैसे संधू भी निर्देश दे चुके हैं। इस बीच आयोग ने 2 और संशोधित कैलेंडर जारी किए। मई में आयोग ने पर्यावरण पर्यवेक्षक के 434 और मानचित्रकार प्रारूपकार के 60 पदों पर भर्ती निकालने की सूचना जारी की थी, लेकिन अभी तक कोई नई भर्ती नहीं निकल पाई। बेरोजगारों का इंतजार बढ़ता जा रहा है, और इधर आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत का कहना है कि कई अध्याचन वापस आ चुके हैं जिनकी जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उन्होंने आयोग पूरी निष्ठा और लगन के साथ भर्तियां निकाल रहा है। अगली अपडेट है, विजय जरदारी को सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान मिला। विख्यात पर्यावरणविद मेधा पाटकर ने कहा, उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा के नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस समय जो जोशीमठ में आपदा आई, इसके लिए भी सरकारों को ही जिम्मेदार ठहराया है। यह आपदा वहां पर बेवजह प्रकृति के दोहन के कारण आई है, न कि का असर हिमालय पर भी पड़ रहा है। कहीं न कहीं इसका असर हिमालय पर भी पड़ रहा है। रविवार को हिमालय प्रहरी की ओर से आयोजित पर्यावरणविद एवं पद्म भूषण सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान
कार्यक्रम नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस पर यह सम्मान बीज बचाओ आंदोलन के सूत्रधार विजय जरदारी को प्रदान किया गया। तो जो फ्रेंड्स प्राकृतिक संपदा ये पुरस्कार दिया गया है विजय जरदारी को, सुंदर लाल बहुगुणा स्मृति सम्मान जो दिया गया है विजय जरदारी को, जिन्होंने बीज बचाओ आंदोलन के ये सूत्रधार थे। पीएम मोदी को पपुआ न्यू गिनी में और फिजी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान देते हुए फिजी के पीएम सात्वनी राबुका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। पपुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडी ने पीएम मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। इससे सम्मानित शख्सियतों को चीफ का खिताब दिया जाता है। यह सम्मान प्रशांत क्षेत्र के द्वीपों की एकता का समर्थन करने और वैश्विक दक्षिण की अगुवाई के लिए दिया गया। फिजी के पीएम सात्वनी राबुका ने पीएम को वैश्विक नेतृत्व की क्षमता के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस सम्मान को भारत के नागरिकों और फिजी भारतीय समुदाय की पीढ़ियों को समर्पित किया। विश्व नंबर 1 बनने वाले भारत के पहले एथलीट बने नीरज चोपड़ा। जैवलिन थ्रो रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा दुनिया के पहले एक जैवलिन थ्रोअर बनने वाले देश के पहले एथलेटिक्स बन गए हैं। देश का कोई भी एथलीट आज तक नंबर 1 की पायदान पर नहीं पहुंचा। विश्व एथलेटिक्स की ओर से सोमवार को जारी वरीयता क्रम में नीरज को 1455 अंकों के साथ नंबर 1 की रैंकिंग दी गई। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया है। अगली अपडेट है, श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 की मीटिंग होने जा रही है और G20 के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं। G20 सरकार और सेंट्रल बैंकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसके सदस्य देशों की संख्या के आधार पर इसका नाम G20 रखा गया है। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ मिलाकर टोटल 20 सदस्य हैं और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी पर चर्चा के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका ये देश शामिल हैं। टोटल 19 देश और एक यूरोपियन संघ। G20 समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम मुद्दों पर राय तय करने का मुख्य मंच है। इंटरनेशनल ट्रेड में G20 के सदस्यों की हिस्सेदारी टोटल 75% है। वहीं ग्लोबल GDP में इसकी 80%, दुनिया की 2/3 यानी 60% आबादी यहाँ रहती है। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हर साल होती है। इसको G20 शिखर सम्मेलन नाम से जाना जाता है। और आज का एक स्टैटिक जीएस का टॉपिक है, आधुनिक भारत में अकाल आयोग और समितियां बनी थी। तो देखते हैं कौन सी समितियां ये बनी थी और किस वर्ष ये बनी थी। पहली थी स्मिथ कमेटी, जिसका गठन 1860 से 61 में किया गया। इस समिति ने 1861 में दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में भयंकर दुर्भिक्ष के कारण उनके प्रभावों की समीक्षा की और इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं निकला। नेक्स्ट जो समिति है अकाल आयोग और समिति, दूसरे है कैंपवेल कमेटी। ये बनी थी 1866 में। इस आयोग ने 1866-67 में उड़ीसा में आए अकाल का अध्ययन किया, अपनी जांच रिपोर्ट पेश की और आयोग का विचार था कि अकाल के समय राहत कार्य का दायित्व सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाओं पर नहीं होने चाहिए। आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर सरकार ने राहत कार्य में स्वयं रुचि ली, परंतु सरकारी सहायता अत्यल्प थी। अगला जो अकाल कमीशन था, स्ट्रैची कमीशन, ये 1878 और 80 में आया था और इस आयोग ने अकाल के संबंध में गहन जांच पड़ताल कर सिफारिश दी कि अकाल पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य का है। प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग स्थापित करने की सिफारिश की और सरकार ने अकाल को बनाने के प्रयास किए और अकाल संहिता बनाई गई 1833 में स्ट्रैची कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट जो कमीशन आया था लॉयल कमीशन 1897। इस आयोग ने 1896-97 में भयंकर दुर्भिक्ष के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। आयोग ने स्ट्रैची आयोग की सिफारिशों से सहमति प्रकट करते हुए अनुशंसा की अकाल में सहायता संबंधी उपायों और विस्तार किया जाए और सरकार ने आयोग की सभी सिफारिशों को लगभग यहाँ पर स्वीकार करे। और जो अगला है मैकडोनाल्ड आयोग 1900 में आयोग ने सिफारिश की कि अकाल से निपटने के लिए ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और नीतिगत प्रक्रिया पर बल दिया जाए। इस आयोग
की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की। जॉन वुडहेड आयोग 1945 में आया था। इस आयोग ने 1945 में अकाल की समीक्षा की और अकाल से निपटने के लिए सरकार से सुझाव मांगे। तो ये थी फ्रेंड्स जो आधुनिक भारत में अकाल कमीशन और कमेटियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स।